हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? मैसूर पढ़ा था हमने। तो मैसूर में वाडिया डायनेस्टी थी जिनकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। चिक्का राजा वहां का राजा को बोलते थे। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय चिक्का राजा कृष्ण सेकंड हुआ करता था। बेलखना आदमी था। तो नंदराज और देवराज के हाथों में सत्ता थी। फिर उनका जो कमांडर इन चीफ था हैदर अली 1761 के अंदर वो सत्ता पर अधिकार कर लेता है। उससे पहले वो 1755 में डिंडीगुल के अंदर फ्रेंच की हेल्प से एक वेपन्स फैक्ट्री लगाता है, आर्टिलरी की स्थापना करता है। फिर मैसूर के और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध होते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जब आपका अंग्रेज जो है वो मराठा और निजाम को साथ लेके हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बनाते हैं, पर हैदर अली इस गठबंधन को तोड़ देता है, मद्रास घेर लेता है। अंग्रेजों को हारकर संधि करनी पड़ी जिसको मद्रास की संधि कहते हैं। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र दे दिए, पर हैदर अली ने करूर नहीं दिया था। 1767 टू 69 के बीच में युद्ध हुआ था। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1780 टू 84। अमेरिका में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। इंग्लैंड अमेरिका आपस में लड़ रहे थे। फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहा था। इसलिए भारत वाले अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में फ्रेंच की एक जो फैक्ट्री थी, माहे वहां कॉलोनी थी, वहां पर अपना आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने फ्रेंच का साथ दिया, इसलिए लड़ाई फ्रेंच और अब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हो गई। हैदर अली उनके बेली नाम के एक अफसर को हरा देता है। पोर्टो नोवा के युद्ध में वो आयरकुट से हार गया। फिर उसने ब्रेथवेट को हराकर बंदी बना लिया था। हालांकि इस युद्ध के दौरान ही आयरकुट और हैदर अली दोनों की मृत्यु हो जाती है। इधर हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान मोर्चा संभालता है और मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के साथ में मंगलोर की संधि कर लेता है, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है मैकार्टनी संधि के बावजूद कर्नाटक खो देगा। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 92। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसने मराठा और निजाम को साथ में लेके संधि की इस बार त्रिकुट का निर्माण किया। और त्रावणकोर का राजा जो था वो जैकोटे और करेगानूर नाम की जो डच बस्तियां जो कोचीन के अंदर थी उनको खरीद रहा था। टीपू सुल्तान इसका विरोध करता है। अंग्रेज त्रावणकोर के राजा का साथ देते हैं। मिडोस को टीपू सुल्तान हरा देता है, पर खुद कॉर्नवालिस ने रंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू को निर्णायक रूप से हरा दिया गया। युद्ध हर्जाना लगाया गया। 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। आधा राज्य ले लिया गया। अंग्रेजों ने डिंडीगुल, मालाबार और बारामहल के 3 क्षेत्र रखे। तुंगभद्रा नदी के ऊपर का भाग मराठों को दे दिया गया और कृष्णा और पेन्नार के बीच का भाग निजाम हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया। चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, जिसने ब्लेम किया टीपू सुल्तान को कि वो नेपोलियन के साथ मिलकर हमको बाहर निकालना चाहता है। टीपू लड़ता हुआ मारा जाता है। मैसूर पे कब्जा कर लिया गया और वाडियार वंश के चिक्का राजा को शासन सौंप दिया गया। टीपू सुल्तान ने नया कैलेंडर चलाया था, नई मेजरमेंट सिस्टम लेके आया था। श्रृंगेरी के शारदा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था उसने। जैकोबिन क्लब का सदस्य हुआ करता था वो। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। टर्की, फ्रांस और इजिप्ट के साथ में फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिश की थी उसने अपनी। आज हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब के अंदर अंग्रेजों का विरोध कैसे हुआ या अंग्रेजों और पंजाब के बीच में क्या रिलेशन थे। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु नानक जी से लेके अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी तक। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब मेरे बाद में कोई गुरु नहीं बनेंगे। तो साहब यदि कोई धार्मिक बात होगी, कोई स्पिरिचुअल बात होगी तो हम किससे पूछेंगे? उन्होंने कहा ये किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, सारे गुरुओं की बात इस ग्रंथ के अंदर है। अब कुछ भी दिक्कत आए तो यह पढ़ लेना आप। ठीक है, पर गुरु गोविंद सिंह जी राजा थे, सेना थी उनके पास, मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। तो राजा वाली भूमिका कौन निभाएगा? तो राजा वाली भूमिका में जिस बंदे को भेजा गया था उसका नाम था बंदा बहादुर। मैंने बताया था कि फर्रुख शेर 1716 के अंदर बहुत बुरी तरीके से बंदा बहादुर को मार देता है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो थे वो सिख किंगडम जो हुआ करता था उसको संभालना शुरू करते। पर बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख साम्राज्य था वो 12 भागों में टूट गया। 12 मिसलें बन गई थी। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समान। तो 12 समान भागों में टूट गया। वो अलग अलग उनके नाम हो गए। फुल्किया मिसल थी, अहुल वालिया मिसल हुआ करती थी, भंगी मिसल थी, शुक्र चकिया मिसल थी। ऐसे अलग अलग 12 मिसलों का यहां पर राज आ गया। इन्हीं में से एक मिसल हुआ करती थी शुक्र चकिया, जिसका राज्य रावी से चिनाब नदियों के बीच में हुआ करता था। पंजाब बोले तो अपने वाला पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों को मिला के रावी और चिनाब के बीच में शुक्र चकिया मिसल का राज हुआ करता था।
और इस शुक्रचकिया मिसल का राजा था रणजीत सिंह। कालांतर के अंदर वो पंजाब में एक छत्र शासन स्थापित करता है। हम आज उन महाराज रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि आफ्टर डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर यूनाइटेड सिख किंगडम। बंदा बहादुर ने जो सिख साम्राज्य था उसको संगठित करने का प्रयास किया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब 12 मिसलों में विभाजित हो गया। बस याद रखने वाली बात यह है कि पंजाब में कितनी मिसलें थी। आपसे कोई पूछा जाएगा तो पंजाब में कितनी मिसलें थी, तो 12 मिसलें थी। रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह जी कौन सी मिसल से संबंधित थे, तो रणजीत सिंह जी शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। पंजाब जब अहमद शाह अब्दाली अटैक कर रहा था, अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली जब अटैक कर रहा था, तो उसके अटैक का सर्वाधिक यदि कोई प्रभावित क्षेत्र था तो अपना पंजाब था। कि भाई पंजाब का मतलब पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान के टच करता हो पाकिस्तान का बॉर्डर, तो जब भी आते तो पंजाब के अंदर लूट मार करके जाया करते थे। मुझे समझ में नहीं आया कि योगराज सिंह ने वो बयान किस प्रकार दिया कि अब्दाली हिंदुओं की कुड़ियां नु टके टके च लेके गया सी। उसने 7 अटैक किए, 7 के अंदर पंजाब आया है। सबसे अधिक प्रभावित आप रहे हो, फिर आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हो? पर आदमी हिल जाती है, जी चक्रियां कई बार बोल जाता है ऐसे। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के दौरान पंजाब बहुत ही अस्त व्यस्त स्थिति के अंदर आ गया था। कालांतर में अहमद शाह अब्दाली के मरने के बाद उसका पोता जमान शाह राजा बना हुआ था। अब जमान शाह ने अटैक करने शुरू कर दिया। जमान शाह नाम का पोता था उसका। अब जमान शाह अटैक करे, और ऐसे ही जमान शाह के एक अटैक में जब वो पंजाब में लूटमार करके वापस जा रहा था, चिनाब नदी जो अपनी है, उस चिनाब नदी का पानी ऊपर आया हुआ था। बाढ़ आई हुई थी शायद चिनाब नदी के अंदर। उसकी 2 तोपें, वहां दलदल था बाढ़ के पानी की वजह से, उसकी 2 तोपें वहां चिनाब बोले दलदल के अंदर फंस गई। राजा को शायद जाने में जल्दबाजी थी, तो उसने कहा छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, 2 तोपें तो रही है, चलो। वो अपनी बाकी सेना को लेकर वहां से निकल गया। थोड़े दिनों में दलदल सूखी तो तोपें सामने नजर आने लगी। रणजीत सिंह का राज्य, जैसा कि मैंने बताया कि शुक्रचकिया मिसल रावी और चिनाब के बीच में हुआ करती थी। चिनाब में जब वो तोपें दिखी, रणजीत सिंह बहुत यंग एज का लड़का था उसमें, लंबा पतला, एक हरे बदन का। उन दोनों तोपों को निकालता है, साफ करता है और उनको काबुल लेके जाता है, जमान शाह की राजधानी काबुल। और उसने जाके कहा कि सर, आप अपनी 2 तोपें चिनाब नदी के अंदर भूल कर आ गए थे, मैं वो दोनों तोपें आपके लिए लेकर आया। जमान शाह बड़ा राजी हुआ। उसने कहा जेंटलमैन, क्या नाम है तुम्हारा? लगे दे लाहौर दे। उसने कहा सर रणजीत सिंह नाम, और आपने ठीक कहा, लाहौर का तो नहीं हूं, पर लाहौर के पास में रावी और चिनाब के बीच में मेरी शुक्रचकिया मिसल का एक छोटा सा राज्य है। जमान शाह राजी हुआ अपने तोपों को लेकर, और जमान शाह ने कहा कि यंग मैन, आज के बाद लाहौर तुम्हारा है। 1799 में अफगानिस्तान का राजा जमान शाह अपनी 2 तोपें प्राप्त करने के बाद रणजीत सिंह को लाहौर का राजा घोषित कर देता है। लाहौर पंजाब की पॉलिटिकल कैपिटल हुआ करती थी। किसी टाइम में जब पूरा पंजाब एकत्रित था तो उसकी कैपिटल का काम पंजाब किया करती थी। या मुगलों के टाइम में भी जब कभी पंजाब एक अलग सूबा हुआ करता था तो उसकी कैपिटल लाहौर थी। अब जिसको लाहौर मिलेगी वो पावरफुल है। 12 मिसलों में से किसको लाहौर मिल रहा है? तो शुक्रचकिया मिसल को। शुक्रचकिया मिसल का राजा कौन है? रणजीत सिंह। एक झटके के अंदर रणजीत सिंह, जो कभी रावी और चिनाब के बीच एक छोटे से राज्य का स्वामी था, अब लाहौर का अधिपति बन गया था। 1799 के अंदर ऐसा होता है। 1799 में अफगानिस्तान का राजा जमान शाह उसे लाहौर का राजा बना देता है। अब रणजीत सिंह की शक्तियां बढ़ी थोड़ी, दिल मांगे मोर, उसे लगा कुछ और करना चाहिए। सिखों की पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर थी और सिखों की रिलीजियस कैपिटल अमृतसर, हरमंदिर साहिब, जिसको आप स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हो, अमृतसर में था। तो सिखों की धार्मिक राजधानी अमृतसर, पर अमृतसर पर कब्जा हुआ करता था भंगी मिसल का। यहां पर भंगी मिसल हुआ करती थी, पर 1805 में रणजीत सिंह भंगी मिसल को हराकर अमृतसर पर कब्जा कर लेता है। 1805 के अंदर उसने ऐसा किया, भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया था उसने। इसका मतलब यह हुआ कि अब रणजीत सिंह के पास में पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर भी है
और रिलीजियस कैपिटल अमृतसर भी है। अब वो सिखों का निर्विवादित बड़ा नेता बन चुका था अपने आप में। पर रणजीत सिंह का सपना था कि टोटल पूरा पंजाब मेरे कंट्रोल में है, कि अमृतसर तक ही क्यों, पूरा ठेठ आगे तक, पटियाला, नाभा, कैथल, जींद, फिरोजपुर, लुधियाना, ये वाला एरिया भी मेरे पास आ जाना चाहिए। माझा, दोआबा, मालवा, सबका राजा मैं ही बनूं। तो उसने आगे और बढ़ना शुरू किया। सतलज के इधर वाला जो इलाका था, लुधियाना, फिरोजपुर वाला इलाका, इसको मालवा कहा करते थे। सुनना मेरी बात, मालवा अपने भारत में दो है, एक मध्य प्रदेश में, एक पंजाब में। मध्य प्रदेश का जो अपने राजस्थान का टच करता हुआ बॉर्डर है, रतलाम, इंदौर, नीमच, उज्जैन, मंदसौर, ये मालवा है। उधर पंजाब में जो लुधियाना, फिरोजपुर वाला इलाका है, अपने तक अबोर फजीलका तक का जो इलाका है, ये मालवा है। किसी समय में यहाँ पर मालव जाति शासन किया करती थी, इसलिए ये मालवा है। कालांतर में वो मालव जाति अपने जयपुर और टोंक के अंदर आ गई थी, इसलिए हम पढ़ते हैं कि अपने यहाँ पर मालव जनपद हुआ करता था। क्योंकि मध्य प्रदेश वाले मालवा में मालव जनपद था, तो उनका प्रभाव अपने झालावाड़ और कोटा तक हुआ करता था। इसलिए अक्सर आप पढ़ लेते हो कि झालावाड़ वाले प्रदेश को भी मालव प्रदेश के अंदर गिना जाता है। तो उधर पंजाब के अंदर भी मालवा वाला प्रदेश था, और रणजीत सिंह चाहता था कि यार इस पूरे प्रदेश पर मैं कब्जा कर लूं। तो उसकी राजधानी, दोनों राजधानियों पर कब्जा किया उसने। कौन कौन सी? एक तो उसने लाहौर पे कब्जा कर लिया था, और दूसरा उसने अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह को देखिए। इसी बीच एक घटनाक्रम और हुआ। अफगानिस्तान के अंदर जमान शाह की मृत्यु के बाद में दो लोगों के बीच में प्रतिद्वंदिता हो गई, अगला राजा कौन बनेगा। एक बंदा है शाह शुजा, एक बंदा है दोस्त मोहम्मद। नाम से ही लग रहा है, जिसका नाम दोस्त मोहम्मद है उसके दोस्त ज्यादा होंगे। और दोस्त मोहम्मद ने अपने दोस्तों की सहायता से शाह शुजा को भगा दिया, और दोस्त मोहम्मद वहां का राजा बन गया। शाह शुजा भाग के कहां जाए? अफगानिस्तान से भागेगा तो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा। पंजाब का राजा कौन? तो महाराजा रणजीत सिंह। बड़ा राजा लाहौर के अंदर बैठा, वो महाराजा रणजीत सिंह के पास है, और रणजीत सिंह को आकर उसने कहा कि महाराज मेरी सहायता कीजिए। रणजीत सिंह ने कहा करांगे, भेजा, सानू की मिलूगा, तेरी सहायता करेंगे, हमें क्या मिलेगा। उसने कहा सर मेरे पास वो चीज है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या? उसने चमचमाता हुआ एक लाल निकालकर पेश किया, हीरा, कोहिनूर, जिसे कभी नादिर शाह लूट के ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला से। कालांतर में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली के पास वो आ गया था, और अब वो हीरा शाह शुजा के पास था। रणजीत सिंह ने जैसे ही कोहिनूर देखा, लिया, अंदर ले जाके छोड़ गया। का कीमती चीजें अंदर रख देते हैं, हाथ में क्या काम गए। अब बताओ क्या सहायता चाहिए थी? साहब दोस्त मोहम्मद को उठा के मुझे राजा बनवा दो, काबुल का राजा मुझे बनवाओ। अब सुनना, बात पे गौर करना इस पे। रणजीत सिंह ने कहा सहायता दे दी जाएगी, पर कुछ शर्तें हैं मेरी। शाह शुजा ने कहा बताइए। कहा एक तो जब काबुल पर अधिकार हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हें अपने राज्य अफगानिस्तान में गो हत्या बंद करनी पड़ेगी। गाय नहीं काट सकते तुम वहां पर। उसने कहा यार हम तो गाय खाते हैं, मुसलमान हैं, हमारे धर्म में तो ये सही है बात, क्यों बंद करें? रणजीत सिंह ने कहा नहीं। दूसरा, तुम्हारा महमूद गजनवी हमारे सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तोड़कर ले गया था, वो दरवाजे हमें वापस चाहिए। शाह शुजा ने कहा अब यार तू ये किवाड़ विवाड़ खोलने की बात मत कर यार, ढंग की बात कर, दरवाजे तो आज दिए जाए कल दिए जाए। तो रणजीत सिंह ने कहा टाटा बाय बाय, रवाना यहां से। उसने कहा सर वो मैंने कोहिनूर हीरा दिया था वो तो मेरा वापस दो। रणजीत सिंह ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, कोई हीरा वीरा नहीं था, भाग गया से। रणजीत सिंह ने उसे कोहिनूर भी ले लिया था और उसकी सहायता नहीं की थी।
शाह सुजा बेचारा आगे और भागा, तो आगे पंजाब से आगे भागेगा तो अंग्रेज इंडिया आ जाता। इंडिया में अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास गया। अंग्रेज बाणीय थे, जब तक उनको खुद को कोई फायदा नहीं होता तब तक कुछ हेल्प करते नहीं थे। उन्होंने कहा यार बाद में करेंगे, एक बार तुम बैठ। उसने कहा बैठने की तो जुगाड़ नहीं है, कहां बैठूं। तो अंग्रेजों ने उसको लुधियाना में बिठा लिया, इधर बैठ जाता हूं। लुधियाना वाला ये इलाका तब तक रणजीत सिंह के अंडर में नहीं था। रणजीत सिंह की नजरें थी कि इस पर मैं कब्जा करूंगा। उसने कहा खाने पीने का जुगाड़ की पेंशन दे देंगे। अंग्रेजों का ये काम ठीक था, पेंशन फटाफटी दे दिया करते थे। क्या चिंता ही मत कर, तेरे को पेंशन दे दी जाएगी। मुगल बादशाह को वो पेंशन देते, पेशवा को वो पेंशन देते, शाह सुजा को पेंशन देके यहाँ पे रख दिया। मुझे दो बातें बड़ी जोरदार लगती है कि रणजीत सिंह उस समय कहता है कि गो हत्या बंद करनी पड़ेगी और सोमनाथ मंदिर के दरवाजे वापस देने पड़ेंगे। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि सिख हिंदू है, सिख अलग से कोई धर्म नहीं है, तो हिंदुइज्म की एक शाखा है। इसलिए सिखों के राजा को गो हत्या बंद करवानी है और सोमनाथ मंदिर के दरवाजे वापस चाहिए। बहुत धीरे धीरे जाके और थोड़े थोड़े रीति रिवाज अलग हुए, तब आज लगता है कि यार अलग अलग धर्म रहे होंगे। नहीं, ये ब्रांचेस थी। एग्जैक्टली आप कहोगे जिस प्रकार आपने राजस्थान में जाम्बोजी महाराज, जसनाथ जी महाराज अलग अलग पंथ शुरू करके गए, वैसे गुरु नानक देव जी ने एक नया पंथ और शुरू कर दिया, हिंदू धर्म के एक शाखा के रूप में। जो गुरु की सीख मानता था हिंदुओं में से, वो सिख हो गया। इसलिए उस व्यक्ति को ये चीजें चाहिए। तो ये शाह सुजा वाला एपिसोड याद रखना कि शाह सुजा से रणजीत सिंह यहां पर कोहिनूर ले लेता है। 1809 में अफगान राजकुमार शाह सुजा सहायता हेतु रणजीत सिंह के पास आया और उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया, लेकिन रणजीत सिंह ने उसकी सहायता नहीं की। शाह सुजा अंग्रेजों के पास चला गया, अंग्रेजों ने उसे पेंशन देकर लुधियाना भेज दिया, लुधियाना जाकर बैठ जा। वो बेचारा उधर लुधियाना में बैठ गया जाके। इधर अंग्रेजों को अब रणजीत सिंह खटकने लगा। अंग्रेजों को लगा यार ये पावरफुल होता जा रहा है। उसकी निगाह मालवा वाले इलाके पे, इस साइड वाले जो भी राजा थे, सिख जो राजा थे, नाभा, पटियाला, जींद, कैथल वाले, ये भाग के अंग्रेजों के पास आए और इन्होंने कहा माई बाप ये रणजीत सिंह मारेगा यार, हमें बचाओ इस। अंग्रेज तैयार बैठे थे, घर में फूट थी सिखों के, तो वो फायदा क्यों ना उठाते। और उन्होंने रणजीत सिंह के साथ में एक संधि की, दोस्ती की संधि की 1809 में। फिर वही बात जो मैं बताता हूं आपको कि अंग्रेजों की एक नीति थी कि बफर स्टेट बनाए जाए, अपने पे को हमला करे तो बीच में एक राज्य और रहना चाहिए। तो अंग्रेजों पे अटैक कौन कर सकता है, तो अंग्रेजों को उस समय रसिया का बड़ा डर था कि रसिया अटैक कर सकता है, और रसिया अटैक करेगा तो किस दिशा से आएगा, तो अफगानिस्तान वाली दिशा से आएगा। कल को अफगानिस्तान और रसिया में यदि दोस्ती हो जाती है तो ये लोग मिलकर इंडिया पे अटैक करेंगे। इसलिए इंडिया के और अफगानिस्तान के बीच में बफर स्टेट हो जो अपना दोस्त हो, वो बफर स्टेट पंजाब है। इंडिया का कहने का मतलब है मेरा वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, तब तक पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ। तो उन्होंने रणजीत सिंह को बीच में बिठा के अफगानिस्तान को और अंग्रेजों वाले भारत को अलग करने की कोशिश की, बीच में एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश की। अमृतसर की संधि करते हैं। 1809 के अंदर अमृतसर की संधि थी रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। याद रहे कंपनी की तरफ से जो बातचीत करने के लिए गया था वो था चार्ल्स मेटकॉफ। बातचीत करने में माहिर आदमी था। यही कारण है कि अपने राजस्थान की सभी रियासतों के साथ बातचीत करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ ही आया था। सिंपल सी एक बात कही गई, अपने एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे का कोई भी शत्रु हमारा शत्रु होगा। सतलज नदी अपनी बाउंड्री है, याद यही रखना है। बाउंड्री क्या है? सतलज। रणजीत सिंह तुम सतलज के इधर नहीं आओगे। रणजीत सिंह ने कहा ऊपर, जहां तेरी मर्जी है उतना जा, ऊपर अफगानिस्तान पड़ा, जीता जाए तो जीत ले, बोले इधर नहीं आएगा। तो रणजीत सिंह के और अंग्रेजों के बीच में जो बाउंड्री बना दी गई वो बाउंड्री क्या थी? सतलज। सतलज के उधर उधर वाले में रणजीत सिंह अपना प्रसार कर सकता है, इधर रणजीत सिंह नहीं आ सकता।
क्योंकि सतलज के इधर जो सिखों के जो दूसरे राज्य थे वो अंग्रेजों से सहायता मांग रहे थे, उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी था और उधर पूरा बढ़ने का अधिकार दे दिया। दो चीजें, रणजीत सिंह का सपना था सारे सिखों को मेरे झंडे के नीचे ले लूं, क्या इस संधि के बाद वो सपना पूरा हो सकता है? नहीं। जब आप सतलज को एज ए बाउंड्री मान लोगे तो उधर नहीं जा सकते। पर रणजीत सिंह को अब अंग्रेजों का इस बात के लिए कोई डर नहीं था कि उधर मैं जाऊं या नहीं जाऊं। उधर रणजीत सिंह कितना भी जा सकता था, अंग्रेजों का दोस्त बन गया तो अंग्रेजों की तरफ से उसे अब कोई खतरा नहीं था। तो उसने उत्तर पश्चिम में तो अपना खूब विस्तार किया उस साइड में, इधर सतलज को बाउंड्री मान ली थी उसने। तो ये अमृतसर की संधि याद रखना। कोई पूछेगा अमृतसर की संधि द्वारा अंग्रेजों के तथा पंजाब के बीच में कौन सी नदी को सीमा बना दिया गया था, बाउंड्री बना दिया गया था? तो ऐसा सतलज नदी के द्वारा किया गया था। कंपनी का गवर्नर जनरल जो उस समय हुआ करता था मिंटो फर्स्ट था, मिंटो फर्स्ट ने मेटकॉफ को भेजा था। इस संधि के बाद सतलज नदी को रणजीत सिंह राज्य की सीमा निर्धारित कर दिया गया, ऐसा भी आपके बीच की बाउंड्री है। इस संधि का क्या महत्व है? तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश हुए, दोस्ती हुई उनके बीच में, एक तो महत्व यही है। फिर वो जो मैंने बताया कि रणजीत सिंह का सपना था यूनाइटेड सिख किंगडम, एकीकृत सिख राज्य, वो सपना तो चकनाचूर हो गया क्योंकि सतलज बाउंड्री बन गई थी। पर रणजीत सिंह को नॉर्थ वेस्ट में विस्तार का पूरा मौका मिला। याद करना आप, उसने मुल्तान जीत लिया 1818 में। पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान, जहां कभी हमारे वीरेंद्र सहवाग ने 309 रन बनाए थे, इसलिए वीरेंद्र सहवाग का नाम पड़ गया मुल्तान का सुल्तान। कश्मीर जीत लिया 1819 में और पेशावर जीत लिया 1834 में। याद रखना तीनों, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819, पेशावर 1834, तीनों जीत लिए गए। उधर पूरा रणजीत सिंह ढंग से बढ़ा बाद में। तो हालांकि उसे एक नुकसान हुआ कि इधर नहीं आ सकता था, पर उधर जाने का उसको फायदा भी हो गया था। पर इस संधि के बाद में रणजीत सिंह अंग्रेजों का कमजोर मित्र बन के रह गया था। बिस्मार्क का एक कोट है कि किसी भी संधि में जो दो पार्टनर होते हैं उनमें एक पार्टनर घोड़ा होता है, एक पार्टनर घुड़सवार होता है। घुड़सवार वह होता है जिसके हाथ में लगाम होती है, जो प्रभावशाली होता है वो हमेशा लगाम अपने हाथ में रखेगा, घुड़सवार होगा, कमजोर को घोड़ा बना के रखेगा। मैं यदि अमृतसर की संधि को उस कोट पर तोलूं तो इसमें घुड़सवार अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने कहा कि सतलज बाउंड्री है, बंद देने का ठीक। पहले रणजीत सिंह सिंध से टैक्स लिया करता था, अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद तू सिंध वालों से टैक्स लेके नहीं आएगा, तो रणजीत सिंह का ठीक है। मैंने बताया कि शाह शुजा को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। कालांतर में हम आगे पढ़ेंगे कि 1838 के आसपास में वही सीन हुआ, रसिया और अफगानिस्तान में दोस्ती हो गई, अंग्रेजों की बाउंड्री तक रसिया आ चुका था। दोस्त मोहम्मद जो अफगानिस्तान वाला है वो रसिया से दोस्ती करने लग गया, तो अंग्रेज अब दोस्त मोहम्मद को उठा के शाह शुजा को बनाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। पर जब आप अफगानिस्तान से जाओगे तो बीच में पंजाब आएगा, तो अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को कहा, ये 1838 की बात है, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को कहा कि तू भी हमारे साथ चल, तू हमारा दोस्त है, हमारे साथ चल। रणजीत सिंह का नहीं, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ में, तुम जाओ तुम्हारे अकेले, उससे लड़ लो जाके, शाह शुजा को बनाना है तुम्हें, तुम्हारी सीधी सीधी तो कोई लड़ाई है नहीं। अंग्रेजों ने कहा पूछा नहीं है, बताया है, साथ चल। और रणजीत सिंह को भी उस त्रिपक्षीय संधि में शामिल होना पड़ा था, जिसमें शाह शुजा, अंग्रेज और रणजीत सिंह शामिल थे। सतलज को सीमा माननी पड़ी, सिंध से अपने अधिकार छोड़ने पड़े और त्रिपक्षीय संधि में शामिल होना पड़ा। पर हम कहते हैं फिर भी संधि का एक पॉजिटिव पक्ष यह है कि 1809 में संधि होती है, 1839 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु होती है। इन बिटवीन 30 साल का टाइम, 3 दशक अंग्रेजों ने पंजाब में कोई इंटरफेयर किया नहीं सीधा सीधा, इसलिए पंजाब में शांति बनी रही। तो इस संधि की वजह से अगले 3 दशकों तक शांति रही। वरना अंग्रेज कहीं ना कहीं पंगे लेते, युद्धों का माहौल रहता, जब युद्धों का माहौल रहेगा तो पीसफुल एनवायरनमेंट तो नहीं रह सकता। तो अमृतसर की संधि कब हुई? तो 1809। किस किस के बीच में? तो अंग्रेज और रणजीत सिंह। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। बातचीत करने के लिए कौन गया? तो चार्ल्स मेटकॉफ।
क्या कहा गया? तो सतलज बाउंड्री है। महत्व क्या है? तो अंग्रेजों के रणजीत सिंह के बीच में रिलेशन बने। हालांकि रणजीत सिंह का यूनाइटेड सिख किंगडम का जो ड्रीम है वो टूट गया, पर रणजीत सिंह नॉर्थ वेस्ट में अपना प्रभाव जमा सकता है और उसने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर कब्जे कर लिए थे। हालांकि इस संधि द्वारा रणजीत सिंह अंग्रेजों का एक कमजोर मित्र बन गया था, उसे सिंध से अपने अधिकार छोड़ने पड़े, सतलज को बाउंड्री माननी पड़ी, ट्रिपल पार्टी अलायंस के अंदर उसे शामिल होना पड़ा। पर फिर भी हम कहेंगे संधि की वजह से अगले 30 साल तक कम से कम पंजाब के अंदर शांति बनी रही थी। तो याद रखना भाई, अमृतसर की संधि के बारे में सारी बातें। त्रिपक्षीय संधि जो मैंने बताई, अंग्रेजों के शाह शुजा और रणजीत सिंह। शाह शुजा आप याद कर लेना, वही। दिस ट्रीटी वाज कंक्लूडेड बिफोर फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। प्रथम अंग्रेज अफगानिस्तान युद्ध से पहले यह संधि हुई थी। मैंने बता ही दिया कि उस समय जो अफगानिस्तान वाला दोस्त मोहम्मद है वो रसिया से दोस्ती कर रहा था। अंग्रेजों ने उसको मना किया, भाई तू रसिया से दोस्ती मत कर। दोस्त मोहम्मद ने कहा तो मेरा नाम दोस्त मोहम्मद, मैं दोस्ती करूंगा ही। फिर अगले का नाम रसिया, वो नहीं करे तो कौन करे दोस्तियां? तो हमारे बीच तो दोस्तियां होगी। तो अंग्रेजों ने इस बार शाह शुजा, वो शाह शुजा बेचारा 1809 से लुधियाना में बैठा हुआ है, अब 1838 में जाके उसको कहा कि अफगानिस्तान का राजा बनना है। उसने कहा भाई साहब ये लुधियाना में टिफिन खा खा के हालत खराब हो रखी है, प्लीज ले चलो यार, उधर बना दो ले जाके मेरे को। तो बीच में शाह शुजा, बीच में रणजीत सिंह पड़ रहा है, तो उसको भी साथ में लिया। अंग्रेज गए। अंग्रेजों का हम आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड भी गया था। अगले साल रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। तो रणजीत सिंह की डेथ ही हो गई थी। ये तो सीधी सीधी सी नॉर्मल बात है। रणजीत सिंह खालसा के नाम से शासन करते थे। सिख पंथ है इसका एक नाम, खालसा पंथ और कहा जाता है। खालसा वो सर्वशक्तिमान जो सत्ता है उसे खालसा कहा जाता है। तो खालसा के नाम से शासन किया था, भगवान के नाम से शासन किया। गुरु नानक के और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाए। नानक शाही सिक्के और गोविंद शाही सिक्के बोला करते थे। धर्मनिरपेक्ष राजा था। जब हालांकि हम ये देखते हैं कि खालसा के नाम से शासन करता है, नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाता, तो अपने लोग यार कट्टर सिख टाइप का होगा, नहीं, पर बहुत ही ज्यादा धर्मनिरपेक्ष राजा था। सूफी संतों का बहुत आदर किया करता था। इवन कहा जाता है कि एक बार तो एक सूफी संत कहीं से पैदल चलकर आए थे और उनकी पैरों की धूल झाड़ने के लिए बाकायदा रणजीत सिंह ने अपनी दाढ़ी का इस्तेमाल किया। सरदार जी थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, तो उस दाढ़ी से उनकी धूल साफ की थी। तो बहुत ही सेकुलर बंदे थे। अपने दरबार में हर टाइप के लोगों को रखा। उनका जो वित्त मंत्री था दीनानाथ, हिंदू है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है। उनका जो विदेश मंत्री अजीजुद्दीन, वो एक मुस्लिम है। उनकी जो सेना थी वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। आप कहोगे सर पहली किसकी? तो पहली अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पहली बड़ी सेना थी। रणजीत सिंह दूसरे में आया करता था। वो इस बात को समझता भी था कि अपनी रैंक सेकंड है, इसलिए उसने फर्स्ट वालों से कभी डायरेक्ट पंगे लिए ही नहीं। एक फ्रांस का टूरिस्ट आया था, विक्टर जैकोमेंट। विक्टर जैकोमेंट कहता है रणजीत सिंह हमारे नेपोलियन की तरह। तो कोई पूछे कि रणजीत सिंह की नेपोलियन के साथ तुलना कौन करता है, तो ऐसी तुलना विक्टर जैकोमेंट ने की थी। रणजीत सिंह के बाद कौन कौन बने? तो रणजीत सिंह जस्ट बाद में खड़क सिंह बनता है। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियां नहीं खिड़कती थी, इसलिए बाद में उसके बेटे नौनिहाल सिंह को बनाया गया। पर कहते हैं जिस दिन खड़क सिंह की मृत्यु हुई, दाह संस्कार करके वापस नौनिहाल सिंह घर पे लौटा था, फिर नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। फिर वापस खड़क सिंह के एक और भाई शेर सिंह को बनाया गया। फिर शेर सिंह के बाद में खड़क सिंह के एक और भाई दलीप सिंह को बनाया गया। कहने का मतलब है जो दलीप सिंह है ये भी रणजीत सिंह का बेटा ही है। कई बार कोई बंदे यूं समझ लेते हैं कि खड़क सिंह बेटा होगा, ये पोता, ये पड़पोता, ये सड़पोता होगा। नहीं, दलीप सिंह भी रणजीत सिंह का बेटा ही। उत्तराधिकारियों के नाम याद रखना, बेलखने उत्तराधिकारी थे, तो कोई काम तो किया नहीं इन्होंने। रणजीत सिंह ने अपनी सेना के अंदर यूरोपियंस को खूब सारे लोगों को लेकर आया था। उसकी सेना का जो पैदल सेना का प्रमुख था उसका नाम था वंतूरा। जो कैवेलरी का प्रमुख हुआ करता था उसका नाम था अलोड। नाम से लगता है अलोड, जैसे घोड़े पे बैठा। वंतूरा नहीं लगता है जैसे पैदल ही भागता होगा कोई। तो वंतूरा पैदल सेना का प्रमुख था, अलोड घुड़सवार सेना का था। कोर्ट और गार्डनर जो थे वो उसके तोप खाने के प्रमुख थे। हालांकि तोप खाने का प्रमुख एक बंदा और था, इलाही बख्श, ये भी याद रखना। इलाही बख्श भी उसकी आर्टिलरी का चीफ हुआ करता था, ये भी उसका तोप खाना संभालता था, तोप खाने का प्रमुख था। एक बंदा था एविटेबल, और एविटेबल को उसने पेशावर जीत लिया था 1834 में, तो उसने पेशावर का प्रशासक बना दिया था एविटेबल को। बताया था मैंने, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर ये सब जीत लिए थे, तो उसने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। दलीप सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। सन ऑफ रणजीत सिंह लिख भी दिया। माइनर एज, बहुत छोटी सी उम्र के अंदर राजा बना। तो उसकी मम्मी हुआ करती थी रानी जिंदा। रानी जिंदा जो थी वो उसकी बनी
संरक्षिका, रिजेंट बोल सकते हो आप, रिजेंट का दो या गार्जियन का दो। रेजेंट बोला करते थे तो रेजेंट का दो या गार्जियन बोल दो। उसकी मम्मी शासन संभालती थी कुल मिला के। दलीप सिंह।